हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस आज मैं करवाऊँगी, जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में होंगे। आज का टॉपिक है शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ आज प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं लेकर आई हूँ। तो स्क्रीन पे आपके सामने प्रैक्टिस सेट 25 का पहला क्वेश्चन है। गेट मूलतः है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक औपचारिक संस्था, ऑप्शन ए बहुपक्षीय संस्था, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए और क्वेश्चन का आंसर सोच के आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए सभी लोग और कमेंट में अपना आंसर मेरे साथ कोशिश करिए कि मैं जब आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊँ तो आप सभी लोग भी मेरे साथ कमेंट करके अपने आंसर को बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। देखिए, गेट क्या है? गेट एक अनौपचारिक संस्था के साथ साथ एक बहुपक्षीय संस्था भी है। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, गैट एक्चुअली है क्या? गैट जो है विश्व व्यापार संगठन की एक पूर्ववर्ती संस्था है, यानी गैट को ही बाद में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, और इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। यानी ये गैट जो है विश्व व्यापार संगठन जो है वो गैट का ये गैट के स्थान पर इस्टेब्लिश किया गया। पहले विश्व व्यापार संगठन को गैट के नाम से जाना जाता था। मैंने इसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीन बॉक्स, ऑप्शन बी ब्लू बॉक्स, ऑप्शन सी एबर बॉक्स और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि जो विकसित देश सब्सिडी प्रदान करते हैं तो वो किस प्रकार की सब्सिडी होती है। क्या ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, क्या ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, क्या ये एबर बॉक्स सब्सिडी होती है, या ये तीनों ही होती हैं सब्सिडी। आपको बताना है विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में। क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी विकसित देशों द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी भी हो सकती है, वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी हो सकती है, और वो एबर बॉक्स सब्सिडी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है उसकी स्थिति क्या है, यानी उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। नैरोबी पैकेज 2015 के अनुसार कृषि निर्यात सब्सिडी को विकासशील देश कब तक समाप्त करेंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2016। आपको बताना है कि जो नैरोबी पैकेज हुआ था 2015 में, तो उसके अनुसार कृषि निर्यात सब्सिडी को विकासशील देश कब तक समाप्त करेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसे मैं प्रैक्टिस फॉर्म के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इसे लाइटली मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, और जब ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग मुझे अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो इसे अपनी ही तरह नेट JRF PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, PGT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पे शेयर कर दीजिएगा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2018, यानी नैरोबी पैकेज 2015 के अनुसार कृषि निर्यात सब्सिडी को विकासशील देश 2018 तक समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन को समझने के लिए इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आपको समझा दे रही हूँ।
ये केन्या के नैरोबी में 15 से 19 दिसंबर 2015 को आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर कार्योत्तर अनुमोदन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, केन्या के नैरोबी नामक स्थान पर बनाया गया था। तो इस सम्मेलन का जो परिणाम था उसे नैरोबी पैकेज के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या डिसाइड किया गया था कि कृषि कपास पर जो मंत्री स्तरीय फैसले और जो अर्ध विकसित देश हैं जिन्हें LCD के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित मुद्दे इसमें डिस्कस किए गए थे और इनमें विकासशील देशों के लिए जो विशेष सुरक्षा तंत्र है जिसे SSM के नाम से जाना जाता है, यानी खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए जो सार्वजनिक भंडारण होता है, जो कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्सिडी प्रदान की जाती है, उसको समाप्त करने और जो कपास से संबंधित उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल किया गया था। LCD से निर्यातों को निर्धारित करने के मानदंड और सेवा क्षेत्र में LCD को अधिमान्य व्यवस्था के संबंध में भी निर्णय लिए गए थे। तो जो नैरोबी ये जो पूरा है, ये कंप्लीट पैकेज जो है वो नैरोबी पैकेज के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि ग्रुप 8 में यानी G8 ग्रुप में रूस को कब शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। आपको बताना है कि रूस को G8 के ग्रुप में कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, कमेंट करके मुझे अपना आंसर भी बताइए और क्विज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी जोर से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1997 में। ग्रुप G8 के ग्रुप में रूस को शामिल किया गया था 1997 में। क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या है, तो जो ग्रुप 8 है वो 8 देशों का समूह है, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है या फोरम है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में ग्रुप 6 के नाम से की गई थी, जिसके अंतर्गत विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ इसकी स्थापना मिलकर की गई थी। ये राष्ट्र कौन कौन से थे, तो ये राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, आपको क्वेश्चन फैक्ट के रूप में भी ये आ सकता है कि ग्रुप 7 में या ग्रुप 8 में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके नाम क्या हैं, तो आपको ग्रुप 8 सदस्यों के नाम दे दिया जाएगा, उसमें एक अलग राष्ट्र का नाम ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा जो उसमें ग्रुप 8 के राष्ट्र नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ग्रुप 8 में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके नाम भी जानना, याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने डिस्कस करती हूँ उसे आप लोग ध्यान से देखा करिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर ग्रुप 7 कर लिया गया और 1997 में इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया और इस प्रकार से इस मंच या समूह का नाम क्या हो गया, ग्रुप 8 हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जिसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके सामने स्क्रीन पर G20 का 2018 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। G20 का 2018 में सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। G20 का 2018 में जो सम्मेलन हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था। G20 जो ग्रुप है वो 20 देशों का एक समूह है जिसकी बैठक हर साल अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। G20 समूह की स्थापना वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से 26 सितंबर 1999 में की गई थी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि G20 समूह की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को और इसके अंतर्गत क्या किया था, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको G20
में जो कंट्रीज़ शामिल हैं उनके नाम बताने हैं कमेंट करके। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और जो लोग भी मुझे इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिस सेट में जरूर से लूँगी। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कतर। ओपेक के बारे में अगर आप जानते होंगे कि ओपेक क्या है तो आप लोग ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए मुझे। क्या ये इंडोनेशिया है, क्या ये कतर है, क्या ये सऊदी अरबिया है या ये इराक है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। बाकी जो इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, ये ओपेक के सदस्य देश हैं। देखिए ओपेक के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ओपेक के बारे में मैं आपको ये स्क्रीन पे आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक। और ये एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में इराक में बगदाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो कि 10 से 14 सितंबर 1960 को हुआ था। तो इसी के अंतर्गत बगदाद सम्मेलन के दौरान ओपेक की स्थापना की गई थी। और ये एक ऐसा संगठन है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और वर्तमान में इसके संगठन के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14 हो गई है। ओपेक के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफ़ायती तथा नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है। तो यह है इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। G77 की स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1973, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1964 और ऑप्शन डी है 1962। आपको बताना है कि G77 की स्थापना कब की गई थी। अगर आप लोग G77 के नाम के बारे में जानते होंगे तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1964। ग्रुप 77 की स्थापना हुई थी 1964 में। 77 के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो ग्रुप 77 जो है वो विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है और यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह सबसे बड़ा समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में विद्यमान हैं। तो इसके जो इनमें जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वाशिंगटन डीसी प्रमुख देश हैं। G77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए और वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 130 हो गई है। लेकिन इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को देखते हुए अभी इसका मूल नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए इसे ग्रुप 77 के नाम से ही जाना जाता है। अभी जो सूडान देश है इसका इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है और भारत भी इस संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्ष शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेम ओ नील, ऑप्शन बी जिम एनिल, ऑप्शन सी जमाई नील और ऑप्शन डी जी मेल नील। आपको बताना है कि वृक्ष शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। वृक्ष क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसका नाम किसने सुझाया था आपसे ये पूछा जा रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछने की कोशिश की जा रही है आपसे। तो वृक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम ओ नील ने वृक्ष शब्द का सुझाव सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल सितंबर 2018 तक कितना रहा है। क्या ये ऑप्शन ए है 10, क्या ऑप्शन बी है 12, क्या ऑप्शन सी है
13 और क्या ये ऑप्शन डी है 14। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल सितंबर 2018 तक कितना रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 14। और भारत एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और इसके कार्यकाल की शुरुआत होगी जनवरी 2021 से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रकट हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेस्टफालिया संधि के द्वारा, ऑप्शन बी यूरोपीय खंड समझौते के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रसंघ के प्रसंविदा में और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में। आपको ये बताना है कि जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ये प्रस्तुत हुई थी उसकी ये अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत हुई थी, यानी इसका किस रूप में अवधारणा प्रकट हुई थी सामूहिक सुरक्षा की। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा है वो कब अस्तित्व में आई थी, बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रसंघ के प्रसंविदा में सर्वप्रथम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा प्रकट हुई थी। यानी सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को लेकर ये सदस्य देशों ने या जो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, जो ये राष्ट्र संघ के सदस्य थे, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को लेकर ये अस्तित्व में आया था और इसका विचार सर्वप्रथम राष्ट्रसंघ के प्रसंविदा में प्रस्तुत किया गया था। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा की। प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको इससे सॉल्व करवाया और जो क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनको भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो आप इसी अपनी तरह नेट JRF की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में या फिर PGT या TGT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में शेयर करिएगा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करता है और मैं इसी तरह के अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर ये टेलीग्राम का ग्रुप हो। और मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन और उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।